हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। मैं हूं मुकेश कुमार ढाका और हम पढ़ने जा रहे हैं आरबीएससी बोर्ड की कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान। आज का अपना टॉपिक रहेगा अभिप्रेरणा। इससे पहले हम देखेंगे कि हमने जो पिछले लेसन में पढ़ा था चेतना और उसके अलावा तर्कना, तो उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं चिंतन और तर्कना, उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन है इस आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए, वो हम पढ़ते हैं। निम्न में से कौन चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? भाषा। भाषा जो है वो चिंतन में सम्मिलित नहीं होती। क्यों? क्योंकि संप्रत्यय, प्रतिमा, प्रतीक ये ज़रूरी है। स्वलित चिंतन में अभिव्यक्ति होती है किसकी? स्वलित चिंतन क्या है? कल्पनाओं में खो गए, भविष्य में ये होगा, वो करेंगे, ये करेंगे, तो काल्पनिक विचार। कौन यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा स्वलित चिंतन। स्वलित में क्या है? काल्पनिक है। यथार्थवादी में जैसे अभिसारी, गुणा भाग वगैरह करना। अपसारी और अभिसारी, हालांकि मैंने उसमें शायद उल्टा बता दिया था। अभिसारी का मतलब फैलना, जबकि अभिसारी का मतलब होता है केंद्रित होना। मगर जो कुछ भी हो, यहाँ अभिसारी का उदाहरण दे रखा है कि जैसे मान लीजिए आप चीज़ों के बारे में चिंतन करते हैं व्यापक स्तर पर। सृजनात्मक, आलोचनात्मक, तो वो सब तो है यथार्थवादी, और स्वली है काल्पनिक। श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करके ही खरीदता है। ठीक है, ये श्याम की खासियत है। तो क्या है चिंतन, कैसा है? आलोचनात्मक चिंतन है ये। आजकल ऑनलाइन खरीदारी में थोड़ा सा ये हो नहीं पाता है ना, फोटो दिखती है, अच्छी लगती है, खरीद लेते हैं। तो आलोचनात्मक चिंतन। यदि राम से कहा जाए कि 10 में से 4 घटाने हैं तो क्या उत्तर आएगा? तो वो सोचा उसने, 10 में से 4 गए 6, 6 में 4 जोड़े 10, मिलान किया। तो ये इस प्रकार का चिंतन है अभिसारी, जोड़ बाकी गुणा भाग से जुड़ा हुआ अभिसारी। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अब हम, ये था मिलान करने वाला, रेनबो, लर्निंग, मोटिवेशन और प्रॉब्लम। यहाँ उत्तर एक गलत छपा हुआ है, सह की बजाय यहाँ द होगा। कौन सा है ये? चौथा। चौथे में श्याम वाला है ना, ये आलोचनात्मक ही होगा, न कि सह। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा की। थोड़ा सा हम इस टॉपिक पे चर्चा कर लें। प्रेरणा या अभिप्रेरणा एक ही बात है, मोटिवेशन। आप देखते हैं ना, बताते हैं कि सर मोटिवेशन वाला वीडियो बनाइए, मैं बनाता हूँ कई बार, हम देखते हैं कई बार मोटिवेशनल। किसी कामयाब व्यक्ति को देखते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है। कई बार हमें अपने अंदर से ही इच्छा हो जाती है, कोई मान लीजिए परिस्थितियाँ हैं, आवश्यकता है, भी नौकरी लगनी है, परिस्थितियाँ हैं, तो आप पढ़ेंगे, गरीब व्यक्ति है, आप देखते हैं कि बहुत कठिनाई में जीवन जिया उसने, देखा तो उसने सोचा किस तरह से आगे बढ़ा जाए, तो बिजनेस किया या पढ़ाई की, काम धंधा किया। तो प्रेरणा अपने अंदर से भी पैदा होती है, दूसरों को देखकर, दूसरों से सीखकर भी प्रेरणा होती है। दूसरों के कह दिया, मान लीजिए किसी ने भला बुरा कह दिया, तो भी कई बार हम उस बात को ठान लेते हैं। तो प्रेरणा जो आंतरिक और बाह्य, प्राकृतिक या कृत्रिम, इस तरह से इसके प्रकार होते हैं। और प्रेरणा जरूरी है, विद्यार्थियों को भी हम पढ़ाते हैं तो उनको प्रेरित करना जरूरी है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप एक, मान लीजिए नौकरी नहीं लगे तो भी एक अनपढ़ व्यक्ति और पढ़े लिखे व्यक्ति में फ़र्क साफ नज़र आता है। तो इसलिए जो है हमें विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। तो आपका टॉपिक है ये अभिप्रेरणा, उसी यूनिट में, कोर्स जो है आपको मैंने ध्यान में ही आपके दिखाना क्या है। चलो, तो अब हम यहाँ प्रस्तावना की बात करते हैं कि दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो मानव जीवन में अभिप्रेरणा की भूमिका को समझने में मददगार होते हैं। जैसे हम भोजन क्यों करते हैं? हमें भूख लगती है, अपने अंदर से इच्छा अपने आप ही, जैसे मान लो बैठे हैं, भूख लगी हुई है ज़बरदस्त, तो फिर कुछ काम नहीं दिखेगा, पहला काम पेट पूजा है ना, वही है ना। तो इस तरह से तो हम खड़े हो जाते हैं और भोजन की तलाश में या भोजन बनाने लग जाते हैं। तो वो कहाँ से आई प्रेरणा? अंदर से आई, आंतरिक अभिप्रेरणा। व्यक्ति क्यों किसी समूह विशेष का सदस्य बनना चाहता है? उसकी इच्छा होती है, सामाजिक अभिप्रेरणा। क्यों संगीत कक्षा में प्रथम श्रेणी के लिए जो है संगीता कक्षा में प्रथम श्रेणी के लिए दिन रात मेहनत कर रही है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक जज्बा है, एक अभिप्रेरणा है कि उसको फर्स्ट आना है। तो यहाँ बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय टीम में भाग लेना हो, चाहे एक व्यक्ति को दूसरे पर आक्रमण करना हो। हमला भी कई बार क्या होता है? प्रेरणा। जैसे मान लीजिए गुस्सा है किसी पे, या उसने आपको भला बुरा कह दिया, तो अंदर से जो है वो हो जाता है। इत्यादि उदाहरण प्रदर्शित करते हैं कि प्रत्येक व्यवहार के पीछे कोई न कोई अभिप्रेरक कार्य करता है। यह हाईलाइट कर रखा है मैंने। अभिप्रेरणा एवं संबंधित व्यवहार का कोई न कोई लक्ष्य या उद्देश्य होता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राणी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, और जब तक लक्ष्य प्राप्त
नहीं हो जाता तब जाति वह अध्याय आपको अभिप्रेरणा संबंधित संप्रतियों की नहीं, 1 मिनट, कहाँ से चला है ये, क्रिया जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है, ठीक है, यहीं से है। तो इस तरह से यह जो अध्याय है वो आपको अभिप्रेरणा से संबंधित संप्रतियों यानी जो अवधारणाएं हैं, कंसेप्ट है वो, एवं अभिप्रेरणा के प्रकारों को समझने में मददगार साबित होगा। दोस्तों इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देख लेंगे, उसका लिंक वीडियो के नीचे मौजूद है। दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में हम लोग अनेक प्रकार के, अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा, कार्य करते हैं। इन कार्यों को क्यों करते हैं? शायद इसलिए करते हैं क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई अभिप्रेरणा होती है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कहाँ से प्रेरणा मिली? आप लोगों के YouTube पर कमेंट्स आते हैं, मैंने सोचा कि आपके लिए मनोविज्ञान, आप कोई ना कोई गाइड तो पढ़ ही रहे हैं, आपने पढ़ ली होगी, ठीक है। अब आपको कोई ऐसी चीज़ दें जो आप तक नहीं पहुंची हो। तो मेरे ख्याल से 11वीं 12वीं की किताबें पहुंची नहीं, PDF भी मिल गई तो उनको पढ़ना मुश्किल होता है, तो एक्सप्लेन भी हो जाएगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगा और मनोविज्ञान क्लियर हो जाएगी। और क्वेश्चन भी आने की संभावना है 11वीं और 12वीं की बुक्स में से, क्योंकि ये सरकार के द्वारा जारी प्रामाणिक ऑथेंटिक बुक्स है। तो इसलिए ये अभिप्रेरणा मुझे मिली। और ये जो अभिप्रेरणा है, कारण क्या रहा? मैंने जो वीडियो लगाया उसको आपने लाइक किया, पसंद किया, अभी 15,000 लोगों ने उसको देख लिया है, हज़ारों से ज़्यादा लाइक है, तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिला, प्रेरणा मिली। तो ये एक क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा का सामान्य अर्थ ऐसी अवस्था से है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये चीज़ें, जैसे मान लीजिए आप तारीफ करते हैं किसी के, बच्चे को बुलाते हैं, पुरस्कार देते हैं, तो उसको और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ खाने का उदाहरण है। अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा जो है का संप्रत्यय इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि व्यवहार में गति कैसे आती है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है मोटिवेशन, तो ये ध्यान रखना, अंग्रेजी में मोटिवेशन, कई बार एग्जाम में आता है कि मोटिवेशन किस भाषा का शब्द है, तो विद्यार्थी सीधा लैटिन या यूनानी ढूंढते हैं। ध्यान रखना, अंग्रेजी, मोटिवेशन तो अंग्रेजी का है, पर्सनैलिटी अंग्रेजी का है, परसोना तो वहाँ जो है ऐसे ही लैटिन का मूवर। लैटिन और ग्रीक क्या है दोस्तों? ग्रीक का मतलब है यूनान। आपको पता है प्राचीन काल में यूनान एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। आज तो यूनान एक छोटा सा देश है, ग्रीस बोलते हैं उसको, और वास्तव में इसके ग्रेस ही लग रहा है फिलहाल तो, यानी कि बहुत कमज़ोर आर्थिक स्थिति है इसकी, मगर प्राचीन काल में बहुत बड़ी सभ्यता थी। सुकरात, अरस्तु, इनके नाम आप सुनते हैं, प्लेटो, ये सब वहीं के थे, स्पार्टा, एथेंस, ओलंपिक, वो सब यूनान। तो यूनान के लोगों की जो भाषा थी वो थी यूनानी या ग्रीक। अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द यूनान से यानी ग्रीक भाषा से निकले हैं, जैसे हिंदी के बहुत सारे शब्द संस्कृत से निकले हैं वैसे। और इसी तरह से एक लैटिन भाषा और थी, लैटिन जो है जिसको लातिन या लैटिन कहते हैं। इसी तरह से एक सभ्यता और थी रोम, जैसे यूनान है ना वैसे रोम वर्तमान में इटली की एक राजधानी है, छोटा शहर भी है, सबसे कम जो है आबादी वाला देश का दर्जा भी इसको दे रखा है, और पोप यहाँ रहता है। तो इटली की राजधानी है रोम। और रोमन साम्राज्य जो था, बाइजेंटाइन भी बोलते हैं, तो उन लोगों की भाषा थी लैटिन, तो वहाँ से भी कई शब्द निकले हुए हैं। तो लैटिन भाषा के शब्द मूवर से बना है अंग्रेजी का मोटिवेशन, जिसका संदर्भ क्रियाकलाप की गति से है। मूव होता है ना, मूवमेंट, ठीक है, मूव वो नहीं जो लगाया और कमर दर्द हुआ, वो मूव नहीं, ठीक है। तो अब हम आगे चलें। आप मुझे कमेंट करना कि मैं यहाँ लाइन टू लाइन पढ़ूँ या एक्सप्लेन करूँ। हमारे दैनिक जीवन में बहुत से व्यवहारों की व्याख्या भी अभिप्रेरकों के आधार पर की जाती है। आप विद्यालय या महाविद्यालय क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए। क्यों पढ़ते हैं? कामयाब होने के लिए। इस व्यवहार के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं या मित्र बनाना चाहते हैं। कई लोग मित्र के चक्कर में भी जाते हैं ना। फिर आपको एक अच्छी नौकरी पाने के लिए डिप्लोमा या डिग्री की आवश्यकता है। आप अपने माता पिता को प्रसन्न करना चाहते हैं इत्यादि। तो ये कई कारण हो गए, और ये जो कारण है वो ही अभिप्रेरणा है। कारण ही अभिप्रेरणा जो है बन जाती है। अभिप्रेरणा व्यवहार के निर्धारकों में से एक है। मूल प्रवृत्तियाँ जो अपने जन्मजात होती है। अंतर्नोद यानी चालक, जैसे मान लीजिए मुझे प्यास लगी तो मैं उठ के पानी पीने चला जाऊंगा, तो वो गति हुई, जो अंदर जो ड्राइव्स है उन्होंने संकेत दिया प्यास ने कि भाई जाओ पानी पियो। आवश्यकताएं
ये भी व्यक्ति को कार्य करवाती है। लक्ष्य, आपने लक्ष्य ठान लिया कि बस बन के दिखाना है, कुछ करना है, तो वो भी आपको काम करवाएगा, अभिप्रेरणा के दायरे में आते हैं। मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा का तात्पर्य व्यक्ति की एक ऐसी अवस्था से है जिस अवस्था से उत्पन्न होने पर वह बेचैनी का अनुभव करता है और इस बेचैनी को दूर करने के लिए विशेष प्रकार की क्रिया करता है। जैसे बेचैनी अभी आपके अंदर है कि बस फटाफट वीडियो पूरा हो जाए, इसी में से कोई क्वेश्चन सीधा सीधा टपक जाए, और रीट को क्लियर करने की एक बेचैनी आपके अंदर है, तो वो प्रेरणा है कि इस बार तो बस फाइनल लगना ही है, क्लियर करना ही है। तो व्यक्ति की यह अवस्था आंतरिक होती है। इस जो आपके अंदर चल रहा है उसको आप ही समझ सकते हैं, बाहर से नहीं दिखेगा आपके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता से होती है। आवश्यकता चाहे नौकरी लगने की हो, चाहे सामाजिक प्रतिष्ठा की हो, चाहे पैसे की हो। आर्थिक आवश्यकता भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा होती है आज के टाइम में। और या फिर कमी, किसी चीज़ की कमी की वजह से भी हम काम करते हैं, जैसे अभाव में ज़िंदगी जीते हैं तो हम उन अभावों को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। या फिर इच्छा कि बस हमें तो शिक्षक बनना है, हमें तो दौड़ लगानी है, हमें तो जिम जाना है, बॉडी बनानी है, तो वो अलग अलग। व्यक्ति जब किसी तरह की आवश्यकता या कमी का अनुभव करता है या किसी प्रकार की इच्छा पूर्ति चाहता है, तब वह एक खास ढंग का व्यवहार यानी कि प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति में प्यास की उत्पत्ति उसकी आंतरिक अवस्था में परिवर्तन के कारण होती है। जैसे मान लो पानी की जो है वो खपत हो गई, जैसे मान लो मैं बोलूँगा काफ़ी देर, तो अपने आप स्वाभाविक मैं पानी पीऊँगा क्लास के बाद। तो इस परिवर्तन के फलस्वरूप व्यक्ति बेचैनी का अनुभव करता है। इस बेचैनी को दूर करने के लिए अर्थात शारीरिक संतुलन स्थापित करने के लिए उसे पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अपन ने पानी का उदाहरण लिया, यहाँ पानी आ गया। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह पानी की तलाश में उसका उपभोग करता है। वह किसी अन्य वस्तु की तलाश नहीं करता, क्योंकि अन्य वस्तु उसकी प्यास को शांत करने की क्षमता नहीं रखती। और आपने ये भी देखा होगा, जब आपको भयंकर प्यास लगी होती है तब आपको चाहे कितना ही जूस शरबत ला के दे दो, आप कहोगे पहले एक घूंट भाई पानी पिला दो। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि व्यक्ति का व्यवहार चयनात्मक होता है या खास दिशा से निर्देशित होता है। यानी हमें, जैसे मान लीजिए अभी चाहे कितनी अच्छी फिल्म आ रही हो, कितना ही कहीं प्रोग्राम हो, मेला लगा हुआ हो, आप कहेंगे अरे छोड़ो रे, अभी तो हमें तो पढ़ना है। ठीक है, और जिसको मेले में एंजॉय लेना है, जिसको रीट देना नहीं है, जिसकी लाइन अलग है, बीएड नहीं की है, उनको रीट से कोई लेना देना नहीं है, कब लास्ट डेट थी, कब परीक्षा है। तो व्यक्ति का व्यवहार चयनात्मक होता है और एक खास दिशा में निर्देशित होता है। हम कह सकते हैं कि प्रेरणात्मक व्यवहार चयनात्मक और लक्ष्य निर्देशित होता है। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे सीधे सीधे। प्रेरणात्मक व्यवहार चयनात्मक होता है, ठीक है, अभिप्रेरणा जो है ना वो चयनात्मक होती है और लक्ष्य निर्देशित होती है। लक्ष्य होता है उसमें कि भाई ये काम करना है। जैसे पानी पीने के लिए गए तो पानी पीना है, रीट के लिए आए तो रीट क्लियर करना आपका लक्ष्य है। प्रेरणात्मक व्यवहार में एक और विशेषता पाई जाती है जो किसी प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति होने अथवा उद्देश्य को प्राप्त करने की अवस्था तक चलती रहती है और आवश्यकता की पूर्ति होने पर वह समाप्त हो जाती है और व्यक्ति की बेचैनी भी दूर हो जाती है। जैसे ही आवश्यकता की पूर्ति हुई, बेचैनी दूर हो गई, रीट क्लियर हो गई, नौकरी लग गए, बस। तो अब इसमें मॉर्गन किंग ये क्या कहते हैं, ये सारी परिभाषाएं है ना, ये आपको याद नहीं रखनी और नई याद होती है, बस पढ़ लो समझने के लिए। अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक यानी ड्राइविंग, चालक, और कर्षण यानी पुलिंग, खींचना, आकर्षण होता ना, बल से होता है। यानी अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक तो प्रेरक और एक कर्षण बल, जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। जैसे मान लीजिए आप देखते हैं कई बार बहुत अच्छे वक्ता को आपने देखा या किसी आपने मान लो हंसाने वाले को देखा, लोग हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, तो आपके मन में इच्छा होती है कि हम भी बोलें, हम भी इस तरह से बात करें। तो इस प्रकार से हमारे अंदर एक कर्षण बल और प्रेरणा होती है। बेरोन बर्न तथा केंटोविच के अनुसार, ये मैं परिभाषाएं क्यों पढ़ रहा हूँ, हो सकता है कुछ नई चीज़ मिले, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मनोविज्ञान में हम लोग अभिप्रेरणा को एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जो व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करता है और खास उद्देश्य की ओर व्यवहार को ले जाता है। इन मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर अभिप्रेरणा के स्वरूप की निम्न विशेषताएं सामने आती है। पहली बात, अभिप्रेरणा एक आंतरिक अवस्था को कहा जाता है। मेरे अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे मनोविज्ञान के नोट्स जो है, क्लास नोट्स जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ साइकोलॉजी पिछले कई सालों से, तो खास स्टूडेंट्स के अच्छी राइटिंग वाले नोट्स मेरे ऐप के ऊपर उपलब्ध है और उस ऐप का नाम है
यस गुरु, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो है वो उपलब्ध है, तो आप वहाँ से नोट्स जो है PDF सेक्शन में जाके ले सकते हैं। बहुत ही नाम मात्र जो है सहयोग राशि पे आपको रखे हैं। तो ये मैंने बताया। तो ये क्या है, एक आंतरिक अवस्था है कि भी मेरे नोट्स आप पढ़ें और आपको लगे कि वास्तव में गुरुजी के जो है नोट्स से पर्सन आए हैं। अभिप्रेरणा में जो आंतरिक अवस्था होती है उससे व्यक्ति की कुछ क्रियाएं उत्पन्न होती है, और अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाएं एक निश्चित दिशा में होती है, यानी एक खास हम उस लक्ष्य की ओर जो है वो बढ़ेंगे। अभिप्रेरित व्यवहार उत्पन्न होने के बाद उद्देश्य प्राप्ति तक वह जारी रहता है। अब अभिप्रेरणा अगर पक्की है तो वो जारी रहता है, नहीं तो बीच में बंद हो जाता है। पर हम उसको फिर अभिप्रेरित व्यक्ति नहीं कह सकते, डाउन हो गया, प्रेरणा मिट गई। तो इसे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है, आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो यहाँ भूख क्या है, आंतरिक अवस्था है और पहला कारक है। अब जो है ये हो गई आवश्यकता, नीड। अब जैसे मान लो आप रेस्टोरेंट में गए, भोजन के बारे में पूछा, तो दूसरा कारक हो गया आपका मूवमेंट हुआ। जैसे यहाँ हमने देखा ना 3 कारक है, आंतरिक अवस्था, कुछ क्रियाएं, और फिर निश्चित दिशा में उसको जाना, यानी रेस्टोरेंट जाना, और फिर जो है उसने रेस्टोरेंट को ढूंढा, फिर उसने भोजन के बारे में पूछा, और फिर तनाव और क्रियाशीलता की अवस्था को प्रणोद की संज्ञा दी जाती है। यानी भूख लगी हुई, यार जल्दी कोई होटल ढूंढे, कोई ढाबा ढूंढे। ज़्यादा भूख है तो सोचेंगे जो भी मिल रहा है वही ठीक है। तो ये सभी क्रिया एक निश्चित दिशा में होती है, क्योंकि उसका लक्ष्य था भोजन। भोजन से जुड़ी हुई चीज़ें वो ढूंढ रहा है। उस समय आपको कहेंगे चलो इधर सर्कस दिखाते, कि नहीं पहले खाना खाने दो। तो ये तीसरा कारक हो गया। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि निश्चित लक्ष्य भोजन की प्राप्ति है। इसे मनोवैज्ञानिकों ने प्रोत्साहन की संज्ञा दी है। व्यक्ति में क्रियाशीलता की अवस्था तब तक पाई जाती है जब तक कि उसे भोजन प्राप्त नहीं हो जाता। भोजन मिल गया, अब वो कहेगा ठीक है। अब उसे कहे फिर कोई ढाबे चले कि नहीं भाई अब तो भोजन मिल गया, अब क्यों चलें, अब तो रेस्ट करेंगे, या फिर चलो अब चलते हैं फिल्म देखने। समझ गए। तो इस तरह से एक लक्ष्य जो है जब तक प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वो क्रिया करता है, प्राप्त हो जाता है फिर वो जो है उसमें फिर निष्क्रिय हो जाता है। अब मूलभूत अभिप्रेरणात्मक संप्रत्यय, बेसिक मोटिवेशनल कंसेप्ट, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं समझ में आ रहा है क्या। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आपको केवल बस ये जो बटन है लाइक वाला वो दबाना, ताकि मुझे लगे कि हाँ भी इतने लोगों को तो बढ़िया लगा वीडियो। ठीक है। मैं हूँ शिक्षक और मेरा काम है पढ़ाना, टीचिंग करना। टीचिंग करवाए बगैर जो है वो संतुष्टि नहीं मिलती। और एक मेरे लिए अभिप्रेरणा और है, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हो गए हैं 70,000 प्लस, और मेरी अभिप्रेरणा क्या है, लक्ष्य है 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचाना, और गोल्डन एक यानी कि 70,000 है ना, तो 1 लाख, तो जो सिल्वर बटन है वो लाना। ठीक है। तो ये सब आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर करना। अभिप्रेरणा की व्याख्या अधिक स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणात्मक चक्र जो है उसकी अवधारणा दी है। इसमें 3 तत्व है। एक तो आवश्यकता, ठीक है, जैसे मुझे आवश्यकता है सिल्वर बटन की। दूसरी बात प्रणोद, उसके लिए गति हो रही है। तीसरा प्रोत्साहन या लक्ष्य। ठीक है। अब है आवश्यकता। कई बार क्या होता है, एक लक्ष्य मिल जाता है ना, फिर अगला लक्ष्य बन जाता है। तो आवश्यकता हो गई कमी या अति, ज़्यादा। मान लीजिए सर्दी ज़्यादा लग रही है तो उठ के कंबल ओढ़ लेंगे, गर्मी लग रही है तो कपड़ा जो है वो पहन रखा है उसको भी साइड में रख देंगे। ठीक है। तो कमी या अति दोनों ही हो सकते हैं। आवश्यकता से तात्पर्य व्यक्ति में आंतरिक कारण या बाह्य कारणों से उत्पन्न अवस्था से हैं, जिसकी अनुभूति अभाव के रूप में होती है। यानी कि जिस चीज़ की कमी है उसी की तो आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास अच्छा फ़ोन नहीं है तो आपको बार बार कमी महसूस हो रही है कि अच्छा फ़ोन लाएं, तो वही बात। जैसे भोजन या पानी, इसी प्रकार आंतरिक अवस्थाएं हैं जैसे काम, निद्रा, किसी संकट से बचना, ज्ञानोपार्जन आदि आवश्यकताएं भी किसी प्रकार के अभाव की स्थिति की द्योतक है। यह अभिप्रेरणात्मक चक्र की पहली आवश्यकता होती है। तो क्योंकि किसी भी अभिप्रेरण की उत्पत्ति से पहले आवश्यकता ही उत्पन्न होती है, तो आवश्यकता होगी तभी प्रेरणा आएगी। ठीक है। अब आप मान लीजिए ऑलरेडी कोई परिवार है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, वो क्यों नीट की तैयारी करेंगे, बताओ, नहीं करेंगे। सोचेंगे क्यों माथापच्ची करें। आवश्यकता, आर्थिक आवश्यकताएं भी एक सच्चाई है। ठीक है। प्रणोद वैसे तनाव या क्रियाशीलता की अवस्था को कहा जाता है, एक्टिविटी, ड्राइव, मूवमेंट,
जो किसी आवश्यकता द्वारा उत्पन्न होता है। प्रणोद वस्तुतः प्रेरणा का एक अंग है। प्रेरक में दो चीज़ों का समावेश होता है, बल या प्रणोदन तथा व्यवहार के लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसित होने की प्रवृत्ति। जब किसी प्रणोदन के फलस्वरूप, जैसे मान लीजिए मुझे प्यास लगी, तो प्यास आंतरिक अभिप्रेरणा है और जो अनुभूति हो रही है और उसके लिए मैं जो मूवमेंट कर रहा हूँ तो वो प्रणोद है। व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होता है, तो मैं ड्राइव करूँगा, उठूँगा और पानी तक जो है जाऊँगा। तब ऐसे व्यवहार को ही प्रेरित व्यवहार की संज्ञा दी जाती है कि यह व्यक्ति कहाँ जा रहा है, ये व्यक्ति कोचिंग जा रहा है, क्यों जा रहा है, किसको पढ़ने की ज़रूरत थी, स्कूल जा रहा है बालक, क्यों जा रहा है, पढ़ना था, इस तरह से। तो पहला हो गया अपने इसमें आवश्यकता, दूसरा है प्रणोद, यह अभिप्रेरणा के तत्व है, ध्यान रखना। अगला है प्रोत्साहन, ये भी ज़रूरी है। या तो मान लीजिए किसी ने आपको प्रोत्साहित किया, ठीक है, प्रोत्साहन मिला किसी से, या फिर लक्ष्य, आपने लक्ष्य बना रखा है, ठान रखा है, ठीक है, तो इस तरह से। तो इसको भी पढ़ें। प्रोत्साहन या लक्ष्य अभिप्रेरणात्मक चक्र का तीसरा कदम है। लक्ष्य या प्रोत्साहन वातावरण की वह वस्तु है जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा जिसकी प्राप्ति से व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति तथा प्रणोद में कमी आ जाती है। यानी आवश्यकता की पूर्ति होगी, लक्ष्य मिल गया, आवश्यकता की पूर्ति होते ही, जैसे होटल में गए, भूख लगी हुई थी, खाना खा लिया, अब बस, अब क्या है, प्रणोद में कमी आ गई कि बस अब कहीं नहीं चलना, अब चलो रेस्ट करो, सो जाओ। जैसे प्यासे व्यक्ति के लिए जल एक प्रोत्साहन होता है जिसके पीने से प्यास समाप्त हो जाती है तथा क्रियाशीलता और तनाव की स्थिति भी कम हो जाती है, टेंशन खत्म, एक्टिविटी खत्म। किसी वस्तु को लक्ष्य या प्रोत्साहन कहलाने के लिए वह भी आवश्यक है कि वह आवश्यकता से संबंधित हो। प्रोत्साहन या लक्ष्य दो प्रकार के हो सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक लक्ष्य वैसे लक्ष्य को कहा जाता है जिसे व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, वो धनात्मक है, पॉजिटिव है, क्योंकि उसे प्राप्त करने से ही उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, भोजन, पानी, लैंगिक क्रिया आदि। ऋणात्मक लक्ष्य वैसे लक्ष्य हैं जिससे व्यक्ति दूर रहना चाहता है, क्योंकि इनसे दूर रहने से आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे मान लीजिए सजा, दंड, आंखों पर सीधी पड़ने वाली तीव्र रोशनी, मान लीजिए कोई तेज लाइट है तो अपन बचेंगे कि अरे साइड में करो, ठीक है, तो वो ऋणात्मक जो है प्रेरणा है। या मान लीजिए जहाँ बहुत ज़्यादा शोरगुल है तो आप वहाँ नहीं जाना चाहेंगे कि अरे छोड़ो, वहाँ कान जो है वो सुन हो जाएंगे, तो वो क्या है, तो वो है वहाँ नहीं जा रहे ना, नेगेटिव प्रेरणा है वो। अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंड, और बाहर तेज़ धूप है, या तो आपको कह दिया जाओ बाजार जाके आना है, तो सोचेंगे यार धूप पड़ रही है, एक बार थोड़ी ठंड होने दो, नहीं गए ना, नेगेटिव प्रेरणा। कहाँ से, उसकी वजह से नकारात्मक प्रेरणा आई। समझ में आ गया। अब है अभिप्रेरणात्मक चक्र, मोटिवेशनल साइकिल। ये देखो, जैसे आवश्यकता आती है, इसमें आवश्यकता के बाद अंतर्नोद, चालक, ड्राइव, मूवमेंट होता है, ठीक है, DRIVE, ड्राइवर होता है ना, ड्राइव चलाना। फिर उद्वेलन होता है कि चलो अभी खलबली मचती है अंदर कि चलो कुछ करते हैं। फिर क्या है, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, फिर हम उस लक्ष्य की ओर जाते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, पढ़ते हैं, या मान लीजिए भोजन ढूंढते हैं, फिर हमें उपलब्धि हासिल हो जाती है, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है और वहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। फिर क्या होगा, उद्वेलन में कमी आ जाएगी और बात खत्म हो गई। फिर पुनः अगर आवश्यकता महसूस होगी, सुबह फिर भूख लगेगी अगले दिन, फिर हम कोशिश करेंगे। या मान लीजिए आपको रीट मिल गया, फिर आपको लगा यार रीट तो मिल गया मगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या कॉलेज लेक्चर की करें, RS की करें, ये है वो है। आपने देखा, किसी को देखा, आपको प्रेरणा मिली, तो पुनः आवश्यकता उत्पन्न हो गई, पुनः वही अंतर्नोद। तो इस तरह से एक सिस्टम चलता रहता है। उदाहरण में आपको ज़्यादातर आपसे जुड़े हुए देने का प्रयास कर रहा हूँ। आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है, ठीक है। आवश्यकता से व्यक्ति क्या होता है, मूवमेंट होता है, चालक आते हैं, उसमें एक्टिविटी आती है। किसी जैसे देखो ज़रूरत होती है ना, मान लीजिए आप बहुत थके हुए हैं और बहुत दूर वहाँ कोई साधन है, आपको पता है कि वहाँ जाके आपको साधन मिल जाएगा, बस स्टैंड वहाँ है, तो आप अपने आप वहाँ इतना और चल दोगे। तो आवश्यकता के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है वही अंतर्नोद है, जो मूवमेंट। इसके कारण यादृच्छिक क्रियाकलाप के द्वारा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है और अंतर्नोद समाप्त हो जाता है, और फिर प्राणी क्रियाशील नहीं रहता, प्राणी पुनः संतुलित दशा में लौट आता है। अब है अभिप्रेरणा के प्रकार। तो एक तो है जैविक अभिप्रेरणा, जो अपने शरीर से जुड़ी हुई भूख, प्यास आदि। दूसरा है मनोसामाजिक,
यानी बाहर से जुड़ी हुई, समाज से जुड़ी हुई, मन से जुड़ी हुई। साइकोलॉजिकल, जैविक, जिंदा रहने के लिए जीव से संबंधित शरीर वाली क्रियात्मक अभिप्रेरणा भी इसको कहते हैं क्योंकि उनका संचालन मुख्यतः है शरीर क्रियात्मक तंत्र पर निर्भर करता है। इसके विपरीत मनोसामाजिक अभिप्रेरक प्राथमिक रूप से विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के साथ व्यक्ति के अंतःक्रिया द्वारा किए जाते हैं। यानी पर्यावरणीय कारक भी निर्भर करते हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में कई लोग कामयाब हो रखे हैं तो आपके भी मन में आएगा कि हम भी इनकी तरह से कुछ करें। साथ ही व्यक्ति अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। फिर भी दोनों प्रकार के अभिप्रेरक परस्पर एक दूसरे के निर्भर होते हैं। अर्थात कुछ परिस्थितियों में जैविक कारक कुछ अभिप्रेरकों को उत्पन्न करते हैं, जबकि कुछ अन्य परिस्थितियों में मनोसामाजिक कारक अभिप्रेरणा को उत्पन्न करते हैं। अतः अभिप्रेरक अपने आप में पूर्णतः जैविक अथवा मनोसामाजिक नहीं होते कि 100% जैविक ही है। केवल जैसे मान लीजिए जैविक कारण नहीं हो सकते, मनोसामाजिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति में मिश्रणों से उत्पन्न होता है। अब जैविक अभिप्रेरक जन्मजात होते हैं, शारीरिक अभिप्रेरक भी कह सकते हैं इनको। ठीक है, इनकी विशेषताएं एक ही प्रजाति के सभी सदस्यों में समरूपता होती है। जैसे मान लीजिए सारे एक जैसे ही होंगे, सभी को भूख प्यास लगती है। और अभिप्रेरक प्राणी में जैविक मांग अर्थात क्षुब्ध आंतरिक संतुलन के प्रति एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। अभिप्रेरक अर्जित नहीं हो, यानी अर्जित है वो जैविक नहीं होगा जो बाहर से आया है। जैविक मांग अर्थात क्षुब्ध आंतरिक संतुलन के प्रति की गई प्रक्रिया से प्राणी में एक उत्तेजित अवस्था उत्पन्न होती है। और जैविक अभिप्रेरक में 5 प्रमुख अभिप्रेरक है: भूख, प्यास, नींद, काम या यौन और मल मूत्र त्याग। ठीक है, ये सभी अपने अभिप्रेरक शरीर के भीतर एक संतुलित शारीरिक अवस्था बनाए रखते हैं, जिन्हें मनोवैज्ञानिकों ने सम स्थिति कहा है। जब किसी कारक ने इस सम स्थिति में शुद्धता या संतुलन उत्पन्न होता है तो इस व्यक्ति में जैविक अभिप्रेरक की उत्पत्ति होती है। यानी सम स्थिति जो है, जब किसी कारक से इस सम स्थिति में, जैसे मान लीजिए सम स्थिति का मतलब है कि अभी मुझे न तो पानी पीने की आवश्यकता है, न ही मुझे टॉयलेट जाने की आवश्यकता है, परंतु जैसे ही हमें किसी प्रकार की एक आवश्यकता महसूस होती है तो अपने आप ही उसके अनुसार एक मूवमेंट जो है वो होता है, एक ड्राइव चालक उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति उसके अनुसार फिर कार्य करता है। ठीक है, अब जो है अपने है भूख, प्यास और ये जो आंतरिक अभिप्रेरक है इनको हम देखेंगे, फिर अन्य अभिप्रेरक है उनको हम देखेंगे, फिर मेस्लो का आवश्यकता अनुक्रम है इसको हम देखेंगे और इसके साथ ये पार्ट जो है वो पूरा हो जाएगा। और पार्ट 2 में हम इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा बड़े वीडियो से आप बोर हो जाएंगे, आप रोज़ एक वीडियो देख लीजिए, 15 दिन में अपने ये किताब जो है वो पूरी हो जाएगी। 11वीं 12वीं टॉपिक के अनुसार पूरी करवा देंगे। धन्यवाद।